हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वैल्यू ऑफ LMTD फॉर पैरेलल फ्लो इज। तो जो हमारी LMTD की वैल्यू होती है पैरेलल फ्लो के लिए वो हमारी क्या होती है, देखिए जो LMTD की वैल्यू आती है हमारी पैरेलल फ्लो के लिए, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा Q = UA θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1, ये हमारी क्या कहलाती है थीटा एम के इक्वल होती है और थीटा एम हमारा क्या कहलाता है लॉग रिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हमारा LMTD की वैल्यू आती है पैरेलल फ्लो के लिए वो हमारी क्या आएगी, Q = क्या हो जाएगा हमारा UA θm। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा Q = U θm नहीं होगा, Q = HA θm भी नहीं होगा, Q = KA θm भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा Q = UA θm। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर हीट फ्लक्स इज मिनिमम इज नोन द पॉइंट वेयर हीट फ्लक्स इज मैक्सिमम इज नोन एज। तो देखिए जो हमारा बॉइलिंग डिजाइन जो हमारे एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम बॉइलिंग फिनोमेना को शो करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉइलिंग होती है और किस तरह से हमारी बॉइलिंग डिफरेंट पॉइंट पर चेंज होती जाती है। जो बॉइलिंग का फिनोमेना होता है वो डिफरेंट पॉइंट पर जो चेंज होता जाता है, तो उसे जब हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो वहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट हीट फ्लक्स का जो पॉइंट आता है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमारी जो हीट फ्लक्स की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट। तो ये जो हमारा क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट होता है इस पर हमारे हीट फ्लक्स की वैल्यू हाईएस्ट होती है और क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट के बाद जो हमारी हीट फ्लक्स की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हीट फ्लक्स की वैल्यू हमारी मैक्सिमम कहाँ होगी क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉइलिंग इज द फिनोमेना। तो बॉइलिंग हमारा किस टाइप का फिनोमेना होता है, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर बल्क फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, इंटरमीडिएट फिनोमेना और नन ऑफ दीज। तो देखिए जो बॉइलिंग होती है वो जो हमारा लिक्विड होता है उसमें ओवरऑल लिक्विड में हमारी बॉइलिंग फॉर्म होती है, जबकि जो इवेपोरेशन होता है वो हमारी सरफेस पे फॉर्म होता है। तो इवेपोरेशन हमारा क्या हो गया सरफेस फिनोमेना हो गया और इंटरमीडिएट जो फिनोमेना होता है ये हमारा इनमें से किसी में नहीं होता है। तो जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर रह गया दैट इज बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग क्या है हमारा ओवरऑल लिक्विड में अकर्स होता है, तो इस तरह से जो हमारा बॉइलिंग है वो कौन सा फिनोमेना हो गया बल्क फिनोमेना। जबकि इवेपोरेशन हमारा क्या होता है सिर्फ सरफेस पर होता है, इस वजह से इवेपोरेशन हमारा कैसा कहलाता है सरफेस फिनोमेना, जबकि बॉइलिंग हमारी क्या कहलाती है बल्क फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है द पॉइंट वेयर हीट फ्लक्स इज मिनिमम। अभी हमने पढ़ा था द पॉइंट वेयर हीट फ्लक्स इज मैक्सिमम, यानी कि जिस पॉइंट पे हीट फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट। इसी तरह से जहाँ पर हमारी हीट फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे मिनिमम होने लग जाती है और बिल्कुल लीस्ट पॉइंट पर आ जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोअर वैल्यू हो जाती है हीट फ्लक्स की, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है। तो बॉइलिंग कर्व में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में जो हमारा
लीडन फ्रॉस्ट पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है हमारा जहाँ पर हमारी हीट फ्लक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमम हो जाती है, जबकि मैक्सिमम कहाँ होती है हमारी क्रिटिकल हीट फ्लक्स पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज लीडन फ्रॉस्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट व्हेन। हीट ट्रांसफर की वैल्यू कांस्टेंट कब होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, टेम्परेचर डिक्रीज विद टाइम, टेम्परेचर इंक्रीज विद टाइम। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो हमारी वैल्यू है हीट ट्रांसफर की यानी कि टाइम के साथ, ये देखिए हमारा टेम्परेचर है और ये हमारा क्या है टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ साथ तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी हीट ट्रांसफर की वो क्या होगी? कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि वो हमारी कांस्टेंट नहीं होगी। इसी तरह से जब हमारी जो टेम्परेचर है वो अगर टाइम के साथ कंटिन्यू इंक्रीज करता हुआ जाएगा तो भी हमारी वैल्यू क्या होगी? हीट ट्रांसफर की कांस्टेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता जा रहा है उसके साथ टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट रहे तो उस कंडीशन में जब हम हीट ट्रांसफर को मेज़र करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी हीट ट्रांसफर की वैल्यू है वो कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक तो वो इनमें से किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? देखिए फूरियर लॉ में हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की इक्वेशन प्रोवाइड होती है दैट इज Q इक्वल टू माइनस KA dt ओवर dx। और जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये हमें ये बताता है कि जो टोटल हमारी हीट है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है प्लस जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें यूज हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हम ये देखते हैं जो टोटल हमारी हीट सप्लाई की जाती है सिस्टम को वो सिस्टम के द्वारा जो हमारा वर्क किया जा रहा है वर्क में यूज हो जाती है प्लस थोड़ी बहुत जो हमारी हीट होती है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा फूरियर लॉ और ना ही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। और जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हीट होती है वो नेचुरली हॉट जो हीट हमारी फ्लो होती है वो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की ओर नेचुरली फ्लो होती है। जबकि अगर हम इसका अपोजिट करना चाहें मीन अगर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें इस लॉ में ये पता चलता है कि जो नेचुरली हमारी हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड होता है और यही हीट ट्रांसफ़र हमारा यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि इसी लॉ में हमें ये पता चलता है कि हीट क्या है हमारी नेचुरली हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तक ट्रांसफर होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट हमारी नेचुरली फ्लो होती है, यानी हीट का ट्रांसफर हमारा नेचुरली होता है किसमें? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। और ये लॉ हमें इसी स्टेटमेंट को बताता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इज क्लोजली रिलेटेड विद, तो यहाँ पर देखिए हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और यहाँ पर अदर ऑप्शन हमारे एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड टेम्परेचर। तो आप जानते हैं जो हीट है वो
वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, बट ये हमारी क्लोजली रिलेटेड होती है किससे? टेम्परेचर से, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो हीट का अमाउंट भी सिस्टम में उसी तरह से वेरिएट करता जाएगा। तो जो हमारी हीट है वो किससे रिलेटेड होती है? टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेस हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा लो होती है? तो द ऑप्शन इज हियर रबर, एयर, वाटर एंड प्लास्टिक। तो एयर में हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। एयर हमारी एज अ गैस की तरह बिहेव करती है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत दूर दूर होते हैं, तो हीट का ट्रांसफ़र हमारा अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो हमारी एयर में सबसे ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट कंडक्शन इन गैसेज ड्यू टू। गैसेस में जो हीट कंडक्शन होता है हमारा किसके थ्रू होता है? देखिए, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिक्सिंग मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ गैस, फाइनल हमारा इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जानते हैं रेडिएशंस में हमारा यूज होता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन में होता है, लेकिन और जो मिक्सिंग मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द गैसेस, गैसेस में जो डिफरेंट लेयर होती हैं उनका जो मिक्सिंग मोशन होता है उसके द्वारा भी हमारा हीट कंडक्शन नहीं होता है गैसेस में। गैसेस में क्या होता है हमारा, देखिए, जो हमारा अगर ये हमारा एक कंटेनर है तो यहाँ पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल से कोलिजन करते हैं, या फिर जो हमारा कंटेनर का वॉल है उसके साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और उसके बाद वापस ये क्या आते हैं, फिर से रिवर्स हो जाते हैं और फिर से कोलिजन करते हैं अदर मॉलिक्यूल से। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? इलास्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो गैसेस में जो कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन। जो हमारा हीट फ्लो होता है एक साइड से अदर साइड पे, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड नहीं होता है। तो देखिए, हीट फ्लो हमारा जब भी होता है तो उसमें हमारा जो लॉ यूज होता है, तो Q इक्वल टू हमारा क्या होता है? KA dt ओवर dx। तो यहाँ पर देखिए, जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? थर्मल कंडक्टिविटी, फेस एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस। और ये हमारा इनडायरेक्टली डिपेंड होता है जो हमारी लेंथ है। तो यहाँ पर देखिए, जो हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन। तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है हमारा? थर्मल कंडक्टिविटी पर, फेस एरिया पर, जैसा ही मैंने आपको बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी, फेस एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस से हमारा डायरेक्टली डिपेंड होता है, पर जो हमारी लेंथ होती है उस पर वो इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड नहीं होगा? हमारा थिकनेस पे। तो राइट ऑप्शन इज हियर थिकनेस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड थे।